अपनी स्किन की बाहरी परतों के अंदर झांकें तो आपको एक बहुत बड़ी और बिजी गैलेक्सी नजर आएगी। आपकी बॉडी बिना रुके काम करती है, जिसे ट्रिलियंस इंडिपेंडेंट माइक्रोस्कोपिक मशीनें परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में चला रही है। सो दिस इज हर्षिता चौहान, योर मेंटर एंड मित्र। तो 17वीं सदी की इस ड्राइंग में ह्यूमैनिटी ने पहली बार इस यूनिवर्स की एक झलक देखी थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में इन खाली कड़क स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया था। ये डेड सेल वॉल्स थी। इनके कुछ ही समय बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जिंदा चलते फिरते सेल्स को एक्शन में देखा। यह रुडोल्फ विर्चो हैं। इन्होंने इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की हमारी समझ को एक बहुत ही बेसिक रूल के साथ पक्का कर दिया। इन्होंने बताया ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यानी हर नई जिंदगी पहले से मौजूद जिंदगी से ही आनी चाहिए। सेल्स जादू से नहीं बनते, वे रेप्लिकेट करते हैं। इस लाइफ का स्केल बहुत अलग अलग होता है। दुनिया का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। इसे धरती के सबसे बड़े सिंगल सेल शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिक एग से कंपेयर करें तो ये साफ हो जाता है कि सेलुलर ब्लूप्रिंट को विजिबिलिटी के एकदम किनारे से लेकर हाथ में पकड़ी जाने वाली चीज के साइज तक स्केल किया जा सकता है। ये नोट्स बताते हैं कि एनर्जी प्रोसेस करने के तरीके के बेसिक पर सेल्स को दो कैटेगरी में कैसे बांटा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट्स के लिए याद रखें एम से माइटोकॉन्ड्रिया और सिंपल प्रोकैरियोट्स के लिए एम से मिसोसोम, जो सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी फोल्डिंग्स के जरिए रेस्पिरेशन हैंडल करता है। एक सेल पूरी तरह से सेल्फ इंसफिशिएंट होता है। यह एक ऑटोनोमस बहुत ही परफेक्शन से ऑर्गेनाइज्ड मशीन है जो लगातार रेप्लिकेशन की एक अटूट और पुराने चेन से आगे बढ़ती है। एक नया बना सेल तुरंत इंटरफेज में चला जाता है। यह सेल की लाइफ का सबसे लंबा पीरियड है, जो इसकी टोटल साइकिल का लगभग 95% हिस्सा लेता है। इस टाइम के दौरान सेल का पूरा फोकस तेजी से ग्रो करने और आगे की तैयारी पर होता है। यह डायग्राम सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिखाता है। यह सेल की आउटर वॉल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करता है। इसमें एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें पोलर हेड्स बाहर की तरफ और नॉन पोलर टेल्स अंदर की तरफ होती है, जबकि प्रोटीन ब्लॉक्स इन फ्लूइड स्ट्रक्चर के अंदर डायनामिकली तैरते रहते हैं और गेट्स और सेंसर्स का काम करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नोट्स को देखें तो इसका इंटीरियर एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री के एड्रेस टैग सिस्टम की तरह काम करता है और प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर आता है। स्मूथ ईआर स्टेरॉइड्स बनाता है। याद रखें एस फॉर स्मूथ एंड एस फॉर स्टेरॉइड्स, जबकि रफ ईआर प्रोटीन्स को हैंडल करता है। इस फैक्ट्री को इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स पावर देते हैं। जानवरों में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट। ये ऑर्गेनल्स बहुत ही यूनिक हैं क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। इनमें अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और अलग 70S राइबोसोम होता है, जिससे ये अपने खुद के स्केड्यूल पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। इंटरफेस को सरवाइव करने के लिए सेल एक परफेक्टली बंटी हुई फैक्ट्री सिटी की तरह काम करता है। हर ऑर्गेनल आगे आने वाले टाइम के लिए रिसोर्सेज को स्टॉक करने के स्पेसिफिक टास्क करता है। एक बार जब सेल जीवन फेज में सही साइज तक पहुंच जाता है तो उसका मेन फोकस पूरी तरह बदल जाता है। ये एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में एंटर करता है। अब पूरी फैक्ट्री एक परफेक्ट जेनेटिक बैकअप बनाने में लग जाती है। ये सर्कुलर पाई चार्ट एस फेज का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखाता है। सिंथेसिस के जरिए टोटल डीएनए कंटेंट स्ट्रिक्टली डबल होकर 2C से 4C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का एक्चुअल काउंट बिल्कुल सेम रहता है। डेटा डुप्लीकेट हो जाता है लेकिन उसकी फिजिकल पैकेजिंग सिंगल ही रहती है। पेज के नीचे बनी ये 4 ड्राइंग्स उन फिजिकल शेप्स का ब्रेकडाउन है जो ये क्रोमोसोम लेते हैं। सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली कहां से पिंच करता है, इसके बेसिस पर क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टिलोसेंट्रिक। जेनेटिक बैकअप सिक्योर करने के बाद सेल साइकिल G2 प्रिपरेशन फेज में एंटर करता है। हार्ट सेल्स जैसे कुछ स्पेसिफिक सेल्स यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और एक Z0 यानी क्वाइसेंट स्टेज में चले जाते हैं, जहां में मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं लेकिन डिवाइड होने से मना कर देते हैं। लेकिन जो सेल्स इस फाइनल चेक पॉइंट को पास कर लेते हैं उनके लिए ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं रह जाती। अपने ब्लूप्रिंट को डुप्लीकेट करने के बाद सेल अब एक भारी टेंशन वाला सिस्टम बन जाता है जो एक ऐसे बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब आता है एम फेज। सेल एक फैक्ट्री की तरह काम करना बंद कर देता है, अपने न्यूक्लियस को डिसॉल्व कर लेता है और खुद को एक ऐसे हाईली स्ट्रक्चर्ड एरिना में बदल लेता है जो सिर्फ डिवीजन के लिए ही बना है। माइटोसिस के सीक्वेंस को देखकर आप इसके फिजिकल मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। शुरुआती कंडेंसेशन के बाद आता है मेटाफेज। याद रखिए एम से मेटाफेज एंड एम फॉर मॉर्फोलॉजी। यह मूवमेंट है जब क्रोमोसोम सबसे क्लियर इंस्पेक्शन के लिए इक्वेटर पर एक लाइन में आ जाते हैं। इसके बाद एनाफेज। याद रखें ए से एनाफेज, ए से एनाटॉमी। सेंट्रोमियर टूटता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल की तरफ खींच लेता है। फाइनली टेलोफेज में यह प्रोसेस उल्टा हो जाता है और अलग हुए डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर वॉल्स वापस बन जाती है। आखिरी स्टेप है साइटोकाइनेसिस।
यानी सेल बॉडी का असली फिजिकल बंटवारा। एनिमल सेल्स अंदर की तरफ सिकुड़कर एक फरो बनाते हैं, जबकि प्लांट सेल्स अंदर से बाहर की तरफ एक कड़क सेल प्लेट बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इसका इकलौता बायोलॉजिकल पर्पस एकदम आइडेंटिकल क्लोन्स बनाना है, ताकि बिना किसी बदलाव के लाइफ का एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन एकदम सेम क्लोन्स बनाने से कोई भी स्पीसीज एनवायरनमेंट के बदलावों को लेकर कमजोर पड़ सकती है। इवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ मियोसिस पर डिपेंड करती है। यह एक रिडक्शनल डिवीजन है जो 4 एकदम यूनिक हैप्लॉइड सेक्स सेल्स बनाता है। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के नोट्स को रिवाइज करें तो हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी तय करने वाला एक बेहद कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस मिलता है। इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं, ला जरा पेन दे दे, यानी ला से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पेन से पेकाइटिन, दे से डिप्लोटिन और एक दे से डाइकाइनेसिस। इन सब स्टेजेस में आपका मेन फोकस होना चाहिए पेकाइटिन पर। यहाँ सी का मतलब क्रॉसिंग ओवर है। यही है वह एग्जैक्ट मोमेंट जब जेनेटिक मटेरियल फिजिकली आपस में मिलता है और डीएनए को इस तरह मिक्स कर देता है ताकि कोई भी दो सेल्स कभी एक जैसे न हो। पेकाइटिन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एग्जाम के लिए भी और सेल के लिए भी। नीचे वाला यह फ्लोचार्ट इसके एंड गेम को दिखाता है। एक बार जब ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है तो मियोसिस सेकेंड लगभग नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही आगे बढ़ता है और क्रोमोसोम्स को तब तक अलग करता है जब तक कि आपके पास 4 अलग अलग अनरिपीटेड डॉटेड सेल्स न बच जाए। तो चलो अब हमने अब तक जो कवर किया है उस पर वापस स्कोर करते हैं। सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है और सेल के लिए रूल है सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्रोमोसोम के शेप को देखने के लिए बेस्ट फेज है मेटाफेज या मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर वाला फेज। अपने डेली ऑपरेशंस को मास्टर करके और रेप्लिकेशन के एकदम सटीक मेथड को एग्जीक्यूट करके सेल इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स लाइफ को आगे बढ़ाना गारंटी करता है। अगर आप इस ब्रेकडाउन के हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच, बाय।